हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैम की क्लास जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। आज मैं आपको आपके सामने कक्षा 11 एनसीईआरटी की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, उसका दूसरा अध्याय आंकड़ों का संग्रह, इसका ये मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, लेकिन इसका जो प्रश्न उत्तर है, जो अभ्यास है, वो आज की वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। सारे 14 जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर आपको बिल्कुल अच्छे और क्वालिटेड आंसर मिलेंगे, जो कि कहीं और नहीं मिलेंगे आपको। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर अभ्यास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए कम से कम 4 उपयुक्त बहुविकल्पी वाक्यों की रचना करें। ठीक है, तो ये कुछ दिए हुए हैं क्वेश्चन, और उसके बाद उसमें क्या करना है, बहुविकल्पी बनाना है। तो पहला जो क है हमारा, वो क्या है, जब आप एक नई पोशाक खरीदें तो इनमें से किसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न ऐसा है कि इसमें बहुविकल्पी बन जाएगा। तो किसे महत्वपूर्ण मानते हैं, हम यहाँ बना सकते हैं कपड़े का मूल्य, दूसरा कपड़े का ब्रांड, तीसरा फैशन, और चौथा कपड़े की क्वालिटी। तो इतना ये चीज़ आपको करके ये आपका उत्तर हो जाएगा बहुविकल्पी, कि ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और उसके ये 4 बहुविकल्प हो सकते हैं। ठीक है, ख वाक्य है, आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कितनी बार करते हैं। ये प्रश्न दिया हुआ है, और इसका जो विकल्प है वो आप बना सकते हैं प्रतिदिन, सप्ताह में 2 बार, सप्ताह में 1 बार, सप्ताह में 3 बार। तो ये विकल्प इसका हो सकता है। ग पर है, निम्नलिखित में से आप किस समाचार पत्र को नियमित रूप से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 4 आप समाचार पत्र का नाम ही दे सकते हैं ऑप्शन के तौर पे। तो मैंने दे दिया दैनिक जागरण, अमर उजाला, पंजाब केसरी, टाइम्स ऑफ इंडिया। कोई भी अदर भी आप पेपर दे सकते हैं, लेकिन वो है कि थोड़ा सा लोकप्रिय हो, थोड़ा सा चलन में हो वो पेपर। तो निम्नलिखित में से आप किस समाचार पत्र को नियमित रूप से पढ़ते हैं, तो ये 4 ऑप्शन इस तरीके से आप दे सकते हैं। घ जो है हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पेट्रोल की कीमत में वृद्धि न्यायोचित है, मतलब कि सही है। तो यहाँ पे क्या है, पूर्णतः सहमत कि हाँ भाई बिल्कुल सही है, आंशिक सहमत, पूर्णतः असहमत, कुछ नहीं कह सकते। इस तरह के 4 इसमें क्या होता है कि आप हाँ ना में दे सकते हैं। पेट्रोल की कीमत में वृद्धि न्यायोचित है, तो लेकिन यहाँ द्विमार्गी बोला जाता, तब यहाँ बोला गया है बहुविकल्पी। तो बहुविकल्प आप कैसे बनाएंगे इसका, तो पूर्णतः सहमत, आंशिक सहमत, पूर्णतः असहमत, या कुछ कह नहीं सकते। अब भाई, आपके परिवार की मासिक आमदनी कितनी है, यह क्वेश्चन पूछा जाए तो आप विकल्प क्या दे सकते हैं। एक सबसे बड़ा जो एक कहते हैं ना, जैसे 1 लाख यहाँ हमने बाउंड्री लाइन बनाई, तो इस तरह से मैक्सिमम एक लिमिट आप बना लीजिए, उससे कम, उससे ज़्यादा, और मतलब एक लिमिट में इसको पूछ सकते हैं आप, है ना। जैसे मैंने यहाँ बनाया 1 लाख से कम, दूसरा है 1 लाख से ज़्यादा, 3 लाख से कम, और 3 लाख से ज़्यादा, 5 लाख से कम, 5 लाख से ज़्यादा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ परिवार की मासिक आमदनी कितनी है, इस तरह 4 बहुविकल्पी आप बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, 5 द्विमार्गी प्रश्नों की रचना करें हाँ नहीं के साथ। द्विमार्गी का मतलब है हाँ नहीं, ठीक है, उसका ऑप्शन हाँ नहीं में निकलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए उत्तर में मैंने लिखा है, पहला जो है, क्या आप कृषि साख के लिए बैंक पर निर्भर हैं, तो हाँ या नहीं। भाई किसी किसान से पूछेंगे कृषि साख यानी कि आप पैसे के लिए बैंक पर निर्भर है, तो भैया हाँ या तो नहीं बोलेगा। दूसरा, क्या आप पेट्रोल कीमतों में वृद्धि का विरोध करेंगे, आप या तो करेंगे या तो नहीं करेंगे। तीसरा जो बनाया है, क्या आप बढ़ी कॉलेज फीस के पक्ष में हैं। भाई कॉलेज फीस अगर बढ़ती है तो या तो आप पक्ष में होते हैं या विपक्ष में, तो 2 ही द्विमार्गी यहाँ बन सकता है बहुत अच्छे से। और चौथा, अपने क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता से आप संतुष्ट हैं, तो या तो संतुष्ट होंगे या तो नहीं होंगे। द्विमार्गी में हम हाँ या नहीं कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ के। क्या आपके गांव में बिजली की व्यवस्था है, हाँ या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर द्विमार्गी क्वेश्चन जो है आप देख रहे होंगे, सारे द्विमार्गी के पहले क्या होता है ना। क्या आप सहमत हैं, क्या आप पक्ष में हैं, क्या आप संतुष्ट हैं। तो यहाँ क्या से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वो निश्चित तौर पे द्विमार्गी वाले ऑप्शन में आते हैं।
तीसरा है जो प्रश्न है आपकी बुक में, आपकी किताब में, सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। सही विकल्प को यानी कि सही या गलत में आपको चिन्हित करना है। यहाँ आप देख सकते हैं पहला जो है, आंकड़ों के अनेक स्रोत होते हैं। आंकड़ों के अनेक स्रोत होते हैं, तो इसमें हमें सही या गलत लगाना होगा। तो आप बताइए ये कौन सा होगा? आंकड़ों के अनेक स्रोत होते हैं, सही है या गलत है ये बात? आप इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है पिछले वीडियो में आंकड़ों का संग्रह, ये उसी का क्वेश्चन आंसर है, ये आप जान रहे हैं, तो आप इसका आंसर बहुत सही से दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगा, सही होगा या गलत होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, सही होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, आंकड़ा संग्रह के लिए टेलीफोन सर्वेक्षण सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, विशेष रूप से जहां पर जनता निरक्षर हो और दूर दराज के काफ़ी बड़े क्षेत्रों में फैली हो। भाई टेलीफोन सर्वेक्षण जो है उपयुक्त विधि तो होगी निरक्षर के लिए और दूर दराज के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रश्नावली भेजेंगे तो निरक्षर को तो समझ ही नहीं आएगा, वो केवल बात कर सकता है, जो कि टेलीफोन सर्वेक्षण से पॉसिबल है। तो ये कथन भी सही है। अगला कथन है, सर्वेक्षक शोधकर्ता द्वारा संग्रह किए गए आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। भाई आप बताइए क्या ये बात सही है? सर्वेक्षक यानी कि सीधे सर्वेक्षक अगर संग्रह कर रहा है आंकड़ा तो द्वितीयक आंकड़ा नहीं हो सकता, वो प्राथमिक आंकड़ा होता है। द्वितीयक आंकड़ा तो वो होता है जो कि हम न्यूज़पेपर या फिर कहीं के गैजेट से या कहीं इंटरनेट से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ ये सेंटेंस जो है क्या हुआ, गलत सिद्ध हुआ। अगला जो आप देख रहे हैं, प्रतिदर्श के अयादृच्छिक चयन में पूर्वाग्रह अभिनति की संभावना होती है, बायस होने की संभावना होती है। तो क्या ये सही है? प्रतिदर्श के अयादृच्छिक चयन में पूर्वाग्रह की संभावना होती है, सही। अप्रतिचयन त्रुटियों को बड़ा प्रतिदर्श अपनाकर कम किया जा सकता है, ये बात भी बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अप्रतिचयन त्रुटियां हैं, यहाँ प्रतिचयन नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। अप्रतिचयन त्रुटियों को बड़ा प्रतिदर्श अपनाकर कम नहीं किया जा सकता, बल्कि जिसमें बड़ा प्रतिदर्श अपनाकर कम करते हैं वो क्या होती हैं, प्रतिचयन त्रुटियां होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह गलत है। चौथा जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको इन प्रश्नों में कोई समस्या दिख रही है? यदि हाँ तो कैसे? तो भाई ये जो प्रश्न है आपके सामने किताब में है आपके, तो इसमें समस्या या फिर ये कैसे प्रश्न है यही बताना है। पहला है, आप अपने सबसे नज़दीकी बाजार से कितनी दूर रहते हैं? तो ये बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में होना चाहिए। इसका बहुविकल्प हो सकता है कि 4 तरह के किलोमीटर्स हम दे देंगे कि हाँ 5 किलोमीटर से दूर या फिर 3 किलोमीटर से कम, इस तरह करके ये बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में। दूसरा है, यदि हमारे कूड़े में प्लास्टिक थैलियों की मात्रा 5% है तो क्या इन्हें निषेधित किया जाना चाहिए? ये कैसा है? ये द्विमार्गी है, क्या है ना, क्या इन्हें निषेधित किया जाना चाहिए? तो ये क्वेश्चन जो है वह द्विमार्गी प्रश्न के रूप में होना चाहिए। ठीक है, अगला है, क्या आप पेट्रोल की कीमत में वृद्धि का विरोध नहीं करेंगे? तो भाई ऐसे नहीं, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये एक तरह से नेगेटिव क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो नेगेटिव क्वेश्चन हमें नहीं पूछना, ये क्वेश्चन गलत तरीके का है। क्या आप पेट्रोल की कीमत में वृद्धि का विरोध नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होता है, ऐसा पूछना चाहिए कि क्या पेट्रोल की कीमत में वृद्धि का विरोध करेंगे? ठीक है, तो ये द्विमार्गी हो जाता। तो यहाँ पे इस तरह के नेगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। तो यहाँ आप ये लिख सकते हैं कि यह ऋणात्मक ढंग का क्वेश्चन है। अगला है, क्या आप रासायनिक उर्वरक के उपयोग के पक्ष में हैं? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये भी द्विमार्गी है क्वेश्चन। अगला है, क्या आप अपने खेत में उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं? ये भी द्विमार्गी क्वेश्चन है। और लास्ट है, आपके खेत में प्रति हेक्टेयर कितनी उपज होती है? तो ये कैसा क्वेश्चन है? ये बहुविकल्पी। ठीक, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन के नीचे उत्तर लिख के ये लिखना होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुविकल्पी है, द्विमार्गी है, द्विमार्गी, और एक जो है इसमें हमारा समस्या दिख रही है क्योंकि ये नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है,
पांचवा है कि आप बच्चों के बीच शाकाहारी आटा नूडल्स की लोकप्रियता का अनुसंधान करना चाहते हैं। इस उद्देश्य से सूचना संग्रह करने के लिए एक उपयुक्त प्रश्नावली बनाएं। अब यहाँ प्रश्नावली बनाने की बात आ रही है कि प्रश्नावली कैसे बनता है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि इस प्रश्नावली में सबसे पहले तो आप नाम लिखेंगे, उम्र लिखेंगे, खाली स्थान छोड़ेंगे, यहाँ लिंग स्त्री पुरुष या अन्य लिखेंगे, जो है वो अपना टिक कर लेंगे उसमें। उसके बाद प्रश्नावली में आप क्वेश्चन सीधे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन, जैसे पहले आप जानकारी लीजिए कि वो ये चीज़ इस्तेमाल करते भी हैं कि नहीं। तो यहाँ आप लिखेंगे, क्या आप आटा नूडल्स का उपयोग करते हैं? हाँ, नहीं। ठीक, अगर नहीं तो बात खत्म हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन आएगा, यदि हाँ तो सप्ताह में कितनी बार उपयोग करते हैं? और यहाँ पे बहुविकल्प हम दे सकते हैं, प्रतिदिन, 3 दिन से कम, 3 दिन से ज़्यादा, कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ये हर तरह के विकल्प को कवर करता है। ये 4 विकल्प, विकल्प भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि यहाँ हम 10 विकल्प लिख दें। ठीक है, ऐसे आप विकल्प बनाइए कि 4 विकल्प में हमारी पूरी बात, पूरा जो उत्तर है वो उनका कंप्लीट हो जाए। तीसरा है क्वेश्चन, आप लिख सकते हैं कि आप नूडल्स के लिए किस ब्रांड को प्राथमिकता देते हैं। तो यहाँ कुछ ब्रांड्स हैं, मैगी, टॉप्स, पतंजलि, कोई भी। ठीक है, इस तरह से। फिर अगला आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्या कोई और ब्रांड नूडल्स आपने ट्राई किया है? तो हाँ या नहीं, या द्विमार्गी क्वेश्चन आ गया। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन लास्ट पे आप लिख सकते हैं, या फिर अंत वाला जो आपका होगा, आपको किसी नए ब्रांड का नूडल्स नमूने के तौर पर मुफ्त दिया जाए तो लेना चाहेंगे? यहाँ भी द्विमार्गी हाँ या नहीं। इस तरह के क्वेश्चन या तो क्वेश्चन की संख्या भी आप बढ़ा सकते हैं, और नहीं तो 5-6 क्वेश्चन में इस बात को आप कंप्लीट कर सकते हैं कि भाई वहाँ लोकप्रियता नूडल्स की कैसी है। छठा क्वेश्चन है आपका, 200 फार्म वाले एक गांव में फसल उत्पादन के स्वरूप पर एक अध्ययन आयोजित किया गया। 200 फार्म वाले, ठीक। इनमें से 50 फार्मों का सर्वेक्षण किया गया, जिनमें से 50% पर केवल गेहूं उगाए जाते हैं। समष्टि और प्रतिदर्श का आकार क्या है? बहुत ही सिंपल है। यदि आपने वो चैप्टर पढ़ा है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो समष्टि और प्रतिदर्श यहाँ पे आप बिल्कुल बता सकते हैं। सोचिए, समष्टि क्या है और प्रतिदर्श क्या है? समष्टि क्या होता है? बड़ा, यानी कि पूरा का पूरा हमारा 200 फार्म वाला एक गांव, तो यहाँ पे समष्टि हमारा हुआ 200, और प्रतिदर्श क्या हुआ? 50। यहाँ 200 फार्म और यहाँ ये 50 फार्म हमारा प्रतिदर्श हुआ। ठीक है, सैंपल हुआ। 7वां क्वेश्चन है हमारा, प्रतिदर्श, समष्टि तथा चर के दो उदाहरण दें। प्रतिदर्श, सैंपल, समष्टि और चर के, समष्टि यानी पॉपुलेशन, और चर के दो उदाहरण दें। तो प्रतिदर्श हो सकता है पोषण के स्तर का सर्वेक्षण करने हेतु किसी गांव के 100 बच्चों का चयन। पूरा गांव है, उसमें कई बच्चे हैं, लेकिन 100 बच्चों का चयन हमने किया। ये क्या है? सैंपल है, प्रतिदर्श है। या दूसरा भी है, स्त्रियों की शिक्षा के स्तर के सर्वेक्षण हेतु देश के 30% स्त्री जनसंख्या का चयन। भाई कई स्त्रियां हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्त्रियां हैं, लेकिन उसमें से 30% सैंपल के तौर पे लिया, तो ये हो गए सैंपल। समष्टि क्या हुआ फिर इनका? तो समष्टि यहाँ पे क्या होगा? गांव के संपूर्ण बच्चे और देश की कुल स्त्रियों की संख्या। और चर क्या हुआ? पहले में हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं? पोषण स्तर, और दूसरे में क्या कर रहे हैं? स्त्रियों की शिक्षा का स्तर। तो ये दोनों शिक्षा का स्तर और पोषण स्तर हमारे चर होंगे। ठीक है। 8वां जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विधि द्वारा बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं और क्यों? मतलब बेहतर रिजल्ट जो होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? गणना से, जनगणना जिसे कहते हैं, या प्रतिदर्श से, सैंपल से? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, उत्तर में हम लिखेंगे जनगणना से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। क्यों? अब इसका कारण भी हम दे देंगे। यह समष्टि के हर एक इकाई पर आधारित होता है। समष्टि में यहाँ क्या होता है? जनगणना में हर एक घर में जाकर जनगणना की जाती है, गणना की जाती है, हर एक व्यक्ति से पूछा जाता है, तो हर एक इकाई पर यह आधारित होता है। इसमें शुद्धता का स्तर उच्च होता है। भाई हर एक से जब पूछेंगे तो इसमें कोई भी त्रुटि होना असंभव होगा। यह प्रतिचयन त्रुटि से मुक्त होता है। वही बात आई कि यह त्रुटियों से मुक्त होता है, प्रतिचयन त्रुटि से। क्यों? क्योंकि यह हर एक व्यक्ति पे यह निर्भर होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ये लाइन लिखिए और उसके अंदर थोड़ा उदाहरण भी दे दीजिए और 2 बातें लिख दीजिए। इसी तरह तीनों लाइन के 2-2 बातें लिखेंगे तो ये एक अच्छा खासा उत्तर आपका तैयार हो जाएगा।
नवा जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी त्रुटि अधिक गंभीर और क्यों है, प्रतिचयन त्रुटि या अप्रतिचयन त्रुटि। फिर मैं वही बात कहूँगी कि आपने अगर वीडियो मेरा पिछला देखा है, आंकड़ों की संग्रह का दोनों पार्ट देखा है, दोनों चैप्टर आपने पढ़े हैं उस वीडियो से, तो आपको बिल्कुल मालूम होगा कि प्रतिचयन या अप्रतिचयन में से कौन सी त्रुटि गंभीर है। जी हाँ, सही कहा आपने, उत्तर क्या होगा, अप्रतिचयन त्रुटि। अप्रतिचयन त्रुटि जो होती है वो ज़्यादा गंभीर होती है। अप्रतिचयन त्रुटि जो होती है वह ज़्यादा गंभीर होती है। कारण क्या है, ये त्रुटि सर्वेक्षणकर्ता या उत्तरदाता के जानबूझकर पक्षपाती रूप से गलती करने के कारण होता है। ठीक, जब कोई जानबूझ के गलती करेगा तो भैया वो त्रुटि कहाँ से हम ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा अप्रतिचयन त्रुटि। 10वां जो क्वेश्चन है, मान लीजिए आपकी कक्षा में 10 छात्र हैं, इनमें से आपको 3 को चुनना है, तो इसमें से कितने प्रतिदर्श संभव है, मतलब कितने प्रतिदर्श के द्वारा किस तरह से आप इसको चुन सकते हैं। तो भाई हम लॉटरी विधि से भी चुन सकते हैं। कक्षा में 10 छात्र हैं और 10 के हम लोग पर्ची बना के रख दें और उसमें से 3 को चुन लें। यादृच्छिक संख्याओं की तालिका द्वारा रैंडम नंबर्स होते हैं उनकी तालिका के द्वारा, उनके चार्ट के द्वारा भी चुन सकते हैं। स्तरित प्रतिदर्श होता है, एक व्यवस्थित प्रतिदर्श होता है। तो ये 4 जो है आप रट लीजिए, क्योंकि कुछ इसमें से आपको हो सकता है क्या आपके बुक में नहीं है, आपके चैप्टर में नहीं है, लेकिन ये 4 चीज़ें रट लीजिए। लॉटरी और यादृच्छिक संख्याओं की तालिका तो आप जान ही रहे हैं, स्तरित और व्यवस्थित प्रतिदर्श के द्वारा भी हम इसे चुन सकते हैं। ठीक है, आ गई बात लॉटरी विधि की। ठीक है, अब आ गई बात लॉटरी विधि की। क्वेश्चन है आपका 11वां, अपनी कक्षा के 10 छात्रों में से 3 को चुनने के लिए आप लॉटरी विधि का उपयोग कैसे करेंगे, ये चर्चा करनी है। तो भाई आप चर्चा करने का मतलब है कि यहाँ पे आपको विस्तृत तरीके से बताना है। तो उत्तर आप कैसे लिखेंगे, आप बिंदु की तरह लिखेंगे, बिंदु पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहले में लिखेंगे 1 से 10 तक संख्या 10 छात्रों को आवंटित कर देंगे। फिर दूसरे स्तर पे जाके क्या करेंगे, 1 से 10 संख्या को समान रंग और आकार की पर्चियों पर लिखेंगे। अगला है पर्चियों को फोल्ड कर देंगे एक ही तरीके से, ये नहीं कि किसी को ट्रायंगल बना दिया, किसी को रेक्टेंगल बना दिया और किसी को स्क्वायर बना दिया, एक ही तरीके से उसे फोल्ड करना है। एक बाउल में सारी पर्चियाँ डालकर मिला देंगे, बाउल या डिब्बा जो भी ले लीजिए, उसमें सारी पर्चियों को मिलाकर डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे उसे। और फिर उसे निकालेगा कौन, आप नहीं निकालेंगे, उसे निकालेगा बाहरी व्यक्ति। कोई बाहरी व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति उस बाउल में से 3 पर्ची निकालने को कहेंगे उसे, और इन 3 पर्चियों पर जो अंक हैं जिन छात्रों को आवंटित हैं वही मेरे सैंपल या प्रतिदर्श होंगे। 12वां क्वेश्चन है, क्या लॉटरी विधि सदैव एक यादृच्छिक प्रतिदर्श देती है, बताएं। अब बताएं आप, लॉटरी विधि सदैव एक यादृच्छिक प्रतिदर्श दे यह आवश्यक नहीं होता है। आप ये सोचिए, लॉटरी में भी ऐसा दिखाया जाए और बेवकूफ़ बनाया जाए पब्लिक को कि हाँ लॉटरी हो रही है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ किया जा सकता है। और जब ये जोड़ तोड़ किया जाता है, जब ये धोखाधड़ी की जाती है, तो हम कह सकते हैं कि लॉटरी विधि भी सदैव यादृच्छिक प्रतिदर्श नहीं देती है। तो इसका उत्तर आप इस तरह शब्दों में मान सकते हैं कि लॉटरी विधि सदैव एक यादृच्छिक प्रतिदर्श देना आवश्यक नहीं है। लॉटरी में प्रयुक्त पर्चियां एक समान आकार और रंग की होनी चाहिए, सबसे बात तो ये है, सबसे बड़ी बात। बावजूद इसके किसी विशेष पर्ची पर कोई गुप्त संकेत लगाकर, जैसे गोंद या पानी, लॉटरी को भी पक्षपात ढंग से किया जाता है। समझ रहे हैं, मतलब कि ये कह दिया जाए कि हाँ भाई लॉटरी हो रहा है, लॉटरी हो रहा है, लेकिन एक पर्ची में गोंद लगा दिया जाए या ऐसा कुछ उसमें लिक्विड लगा दिया जाए जिससे निकालने वाले को मालूम चले कि ये पर्ची हमें निकालनी है। तो इस तरह से दिखाया तो जा रहा है लॉटरी हो रही है, लेकिन उसमें भी धोखाधड़ी हो सकती है। इस स्थिति में लॉटरी विधि यादृच्छिक प्रतिदर्श नहीं देगी। अब सावधानी कैसे रख सकते हैं, निम्न सावधानियां रखकर लॉटरी विधि से सही प्रतिदर्श पा सकते हैं। पहला, सभी पर्चियां बिल्कुल समान आकार तथा रंग की होनी चाहिए। दूसरा, सभी पर्चियां एक समान ढंग से मोड़ी जानी चाहिए। तीसरा, पर्चियों को बाउल में अच्छे से मिला लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि पर्ची उठाने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति या किसी बच्चे की मदद, ये सबसे अच्छा होता है, किसी बच्चे की मदद लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये करके हम लॉटरी विधि में को भी एक अच्छा यादृच्छिक प्रतिदर्श जो है वह उससे प्राप्त कर सकते हैं।
13वां क्वेश्चन है, यादृच्छिक संख्या सारणी का उपयोग करते हुए अपनी कक्षा के 10 छात्रों में से 3 छात्रों के चयन के लिए यादृच्छिक प्रतिदर्श की चयन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। भाई देखिए, यादृच्छिक संख्या सारणी जो होती है वो कैसे होती है, उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ उत्तर में आप लिख सकते हैं सभी छात्रों को 1 से 10 संख्या आवंटित कर दी जाएगी, फिर हम यादृच्छिक संख्या सारणी में जाएंगे, परंतु हमारा संबंध केवल 1 अंकी संख्याओं से होगा। पहली 3 1 अंकी संख्या चुन ली जाएगी। समझ रहे हैं? यहाँ देखिए, यादृच्छिक क्या होता है कि सबसे पहले तो हम जनसंख्या देखते हैं। अब यादृच्छिक सारणी आप सोच सकते हैं होता क्या है, तो सबसे पहले जनसंख्या लेंगे, तो पूरी जनसंख्या क्या है 10 है और सैंपल लेना है 3, तो 10 में से 3 का भाग देंगे और जो भागफल निकलेगा यहाँ पे 3.3, यानी कि हम यहाँ पे इसको मान सकते हैं 3। ठीक है, सारणी से हर तीसरे नंबर से 1 ले लेंगे। ठीक, जैसे कि तीसरा, छठा, 9वां, तो इस सैंपल के बीच जो अंतर होता है वो समान रूप से होना चाहिए, 3-3 का अंतर है, और इस तरह से करते करते हम यहाँ पे 3 ले लेंगे। इसी तरह बड़ा अगर होगा, मान लो 100 है, उसमें से अगर हमको 20 लेना है तो यही चीज़ करते हुए 3-3 का अंदर या 4-4 का अंदर जो हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे जैसे 100 है और इसमें से 20 हम भाग दिए तो कितना मिल गया हमें, यहाँ पे मिला हमें 50। ठीक है, यहाँ पे मिला हमें 5, तो यहाँ 5-5 के अंतर पे हम 20 पर्ची जो है ले लेंगे या 20 नंबर ले लेंगे। तो यही यादृच्छिक संख्या सारणी होती है, इसका प्रयोग करके हम इस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तर आप इस तरह से पूरा दे सकते हैं, एक एक बिंदु करके कि सभी छात्र को आवंटित किया, उसके बाद संख्या सारणी में से उसमें से केवल 1 अंकी संख्याओं से हुआ हमारा संबंध रहेगा और पहली 3 1 अंकी संख्या चुन ली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 छात्रों का चयन करना है। ठीक, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। 14वां जो हमारा क्वेश्चन है, क्या सर्वेक्षणों की अपेक्षा प्रतिदर्श बेहतर परिणाम देते हैं? अपने उत्तर की कारण सहित व्याख्या कीजिए। सर्वेक्षणों की अपेक्षा प्रतिदर्श बेहतर परिणाम देते हैं, तो कुछ परिस्थितियों में प्रतिदर्श हमारी मजबूरी होते हैं। ठीक है, प्रतिदर्श जो होते हैं हमारी मजबूरी होते हैं, वहाँ कोई और विकल्प नहीं होता। जैसे ब्लड सैंपल, आप आपको कोई रोग का पता करना, पैथोलॉजी में जाते हैं तो वहाँ ब्लड का सैंपल लिया जाता है, पूरा का पूरा ब्लड नहीं लिया जाता। खाने को आप चखते हैं, नमक है कि नहीं, तो थोड़ा सा चखते हैं, यानी कि पूरा खाना खा के चखते हैं। ठीक है, तो ये तो ही एक सिंपल सी सामान्य बात है। अगर हमारे शास्त्र की दृष्टि से देखिए तो प्रतिदर्श निम्न कारणों से बेहतर परिणाम देते हैं। प्रतिदर्श जो होते हैं बेहतर परिणाम देते हैं किन कारणों से? प्रतिदर्श में उत्तरदाताओं की संख्या कम होती है, जिससे विस्तृत और गहन जांच संभव हो जाती है। भाई देखिए, जनसंख्या या गणना में आप घर घर जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों से पूछना होता है, आपके दिमाग में ये होता है। लेकिन जब कम लोग होंगे तो आप गहन जाँच कर सकते हैं, कई क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं, उनकी मनोस्थिति जान सकते हैं। ठीक है, जो प्रतिदर्श में संभव होती है। दूसरा है, प्रतिदर्श विधि में समय कम लगता है। भाई जाहिर सी बात है, कम लोग रहेंगे, कम संख्या है तो कम समय लगेगा और परिणाम निश्चित और अप्रभावित रहते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा तो परिणाम ही हमारा एकदम फिक्स होगा और जल्दी आएगा। प्रतिदर्श विधि कम खर्चीली होती है। जाहिर सी बात ये भी है कि अगर कम लोग हैं, कम जगह जाना है, कम लोगों से प्रश्न करने हैं, तो खर्चा भी हमारा कम आएगा। तो इन सब बिंदुओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रतिदर्श जो है बेहतर परिणाम देते हैं। इसको थोड़ा सा आप और 2 लाइन जो हमने समझाया वो उदाहरण के तौर पर लिख करके आप अच्छा खासा 1 पेज का 2 पेज का जो है 100 शब्दों का 150 शब्दों का उत्तर तैयार कर सकते हैं। आशा है कि सारे प्रश्नों का उत्तर आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और इस ढंग से अगर आप उत्तर लिखेंगे तो आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे, उसमें से कुछ नहीं कटेंगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि आपका उत्तर जब औरों से और आपकी गाइड से या फिर कहीं और से अलग होता है तभी आपको क्वेश्चन के फुल मार्क्स मिलते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी किसी चैप्टर का आपको अगर क्वेश्चन जो प्रश्नावली है या अभ्यास है वो अगर आपको उसका उत्तर चाहिए, अगर उसका वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट्स कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। गुड बाय।